सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त हमें कुछ सुस्तरवी ज़रूर दिखाई दे रही है। ख़ासतौर पर हम GDP है उसकी बात कर रहे हैं। 1.7% की तरक्की पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त हमें दिखाई दी और मौजूदा माली साल की दूसरी तिमाही में सिर्फ 1.7% की जो तरक्की दिखाई दी है वो एक किसी हद तक क्या परेशान कुन सूरत हाल कही जा सकती है। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में हालात खासे ख़राब रहे हमारे मुल्क की इकॉनमी के, और फिर उसके बाद हमने सूरत हाल आहिस्तगी के साथ बेहतरी की तरफ जाती देखी है। अब ये जो तरक्की हुई है जिसको हम थोड़ी सी कम तरक्की तस्वुर कर रहे हैं, इस तरक्की का भी बेशतर हिस्सा लाइव स्टॉक और फिर जो सर्विसेज हैं उसके जो शोबों हैं वहाँ से आया है, जिन्होंने कम अफराते ज़र की शरह से फ़ायदा उठाया। ताहम इक़्तिसादी हालात अभी भी हमें कुछ तंग दिखाई दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस तरक्की के इम्कानात अभी भी महदूद दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रई और सनती शोबों को शदीद चैलेंजेस का भी सामना है, जिसमें एक जो बुलंद शरह सूद है जो कि अब किसी हद तक कम हुई है, फिर बढ़ती हुई तवानाई की कीमतें जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रही हैं, और फिर जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 8-10 साल में खासा हमें डैमेज किया है। तो अब ज़रा मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें कहाँ कहाँ किस किस तरह तरक्की हुई है वो ज़रा आपके गोशगुजार करते हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इस सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ 1.1% की तरक्की हमने देखी है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 5.8% की तरक्की के मुकाबले में खासी नुमायाँ कमी है। फिर हम ये देखते हैं कि अहम जो फसलों की पैदावार है उसमें 7.7% की कमी आई है। जो कॉटन की पैदावार है उसमें 31% की कमी है। चावल की पैदावार में 1.4% की कमी है। फिर इसी तरह से मकई की पैदावार 15.4% कम हुई। गन्ने की पैदावार में भी 2.3% की कमी हुई। यहाँ लाइव स्टॉक का शोबा वो तरक्की की जानिब बढ़ा है और उसमें 6.5% की तरक्की हमने नोट की है, और इसका फ़ायदा फिर खुश्क और सब्ज़ चारे की कम कीमत से भी हुआ, उसकी कीमतें कम हुई हैं। फिर जो इंडस्ट्री है उसमें हमने देखा है कि मुल्क में रोज़गार और जो रेमिटेंसेज हैं ज़ाहिर है वो उसका भी जो टैक्स कलेक्शन है उसका भी एक बड़ा ज़रिया है। दूसरी तिमाही यानी सेकंड क्वार्टर में हमें 0.2% तक ये भी थोड़ा सा श्रिंक होता नज़र आया है। फिर जो माइनिंग का शोबा है उसमें 3.3% की ये हमने कमी देखी है, जिसकी वजह तेल गैस और कोयले की पैदावार में कमी थी। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में 2.9% की कमी आई है। ख़ासतौर पर जो चीनी की पैदावार है वो भी 12.6% कम हुई है, और सीमेंट की पैदावार में भी हमने मामूली कमी नोट की है। सर्विसेज का शोबा अलबत्ता बड़ा बेहतरीन रहा है हमारी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला ये शोबा है, जिसमें हमने 2.6% शरह नमू इस वक्त रिकॉर्ड की, और पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 1.2% से ज़्यादा थी। यानी यहाँ पर तरक्की की रफ्तार बड़ी तेज़ रही है, और इसकी बुनियादी वजह अफराते ज़र में कमी थी जो 29% से अब 6.3% पर आ गई है। अब ज़रा जो पिछले 10 साल में 2015 से 2025 तक जिन ममालिक की GDP के साइज़ तब्दील हुए हैं या बहुत ह्यूज जिन्होंने तरक्की की है और वो किस तरह से की है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये 10 साल के फिगर्स ज़रा जल्दी आपको चंद ममालिक के बता देते हैं जो दुनिया की 10 बड़ी इकनॉमिक स्टेट्स हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका, जहाँ पर हमने 2015 में GDP का साइज़ देखा $18,036 बिलियन, और 2025 में बढ़कर $29,840 बिलियन हो गया, यानी तकरीबन कोई 35 से 40% की का इंक्रीज़ हम इसमें देख रहे हैं। फिर चाइना की तरफ आ जाएं, जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, $11,063 बिलियन 2015 में इनकी GDP का साइज़ था, जो बढ़कर 2025 में $19,790 बिलियन तक पहुंच चुका है। फिर जापान को हमने देखा कि 2015 से 2025 तक कोई ख़ास इनके GDP के साइज़ में कोई तब्दीली नहीं आई, और ये वहीं पर स्टेबल रहे। 4,123 से बढ़कर 4,310 पहुँचा, जो कि बहुत ही मामूली इजाफा है। फिर 2015 में जर्मनी की GDP $3,357 बिलियन थी, और 2025 में अब ये $4,591 बिलियन तक जा चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई है वो भारत की GDP में आई है, और 2015 में भारत की GDP $2,103 बिलियन थी, जो अब 2025 में दुगनी से भी ज़्यादा यानी $4,340 बिलियन तक पहुंच चुकी है। बरतानिया की GDP हमने देखा $2,858 बिलियन से 10 सालों में $3,685 बिलियन तक का ही सफ़र कर सकी है। इसके अलावा भी फ्रांस, ब्राज़ील और इटली की जो GDPs हैं उनमें भी थोड़ा बहुत इजाफा हमने देखा है। तो अब पाकिस्तान ने अपनी GDP को $375 मिलियन से $1 ट्रिलियन पर अगले 10 साल में लेकर जाना है। उसके लिए क्या ट्रैक होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितनी इंडस्ट्री ने ग्रो करना होगा, कितनी एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना होगा, और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयर के
हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फ़हीद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो इस वक्त जो हमने टारगेट्स अपने सेट किए हैं, और अगर पिछले 10 साल में हम देखते हैं जो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं, कुछ ने अपने GDP के साइज़ को डबल किया, और हम तो अभी 3 गुना से भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं अगले 10 साल में। तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा अली फ़रीद साहब, इन ममालिक के ट्रैक को मैच करना? जी, आपने जो सारे स्टेटिस्टिक्स दिखाए बड़े इंपॉर्टेंट थे, और इससे बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी काफ़ी टफ हालात में है, और पिछले 10 साल की हमने अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है। जब एक इकोनॉमी हमारी अगर 2% से कम से ग्रो करे, तो इसका मतलब है कि हमारा GDP पर कैपिटा जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 1.5 to 1.9% से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ अपनी GDP पर कैपिटा को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2% से ज़्यादा हो। और इमर्जिंग मार्केट्स जिस तरह पाकिस्तान है, इसके लिए तो जो आइडियल ग्रोथ रेट है वो 4 to 6% ग्रोथ रेट है। पाकिस्तान में मसला ये रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस फंडामेंटल्स पे खड़ी रही, जिस सेक्टर्स में हमने फोकस किया, वो सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो अनसस्टेनेबल ग्रोथ को की तरफ लेके जाते थे, जिसकी वजह से बूम और बस्ट के साइकिल्स आते थे। हम ग्रो करते थे और फिर एक बस्ट हो जाता था। इस वक्त हमारी इकोनॉमी एक रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने उन सेक्टर से जिसमें हम पहले ग्रो करते थे उससे हटकर नए सेक्टर की तरफ ग्रोथ करनी है, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हो, जिसमें हमारी डॉलर की अर्निंग हो सके। तो ये एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल पीरियड है, और अब इस मुश्किल पीरियड के दरमियान के अंदर है, हम निकले या उससे बाहर नहीं है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। तो अली फ़हीद साहब, ये जो पिछले 10 साल में हमने वो कुछ नहीं किया जो हम अब करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर हम IT के शोबे को लें या दीगर जिन शोबों पर इस वक्त हमारी तवज्जो है, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट्स थी वो पहले ही हमारे पड़ोसी मुल्क ने या दीगर ममालिक ने एक्सप्लोर नहीं कर ली। वहाँ पर तो अब बहुत ज़्यादा पहले ही कॉम्पिटिशन हो चुका होगा। तो वो मार्केट्स हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे? अपने IT सेक्टर को हम कैसे डबल फिगर्स में या 15, 20, 25 बिलियन डॉलर्स की तरफ लेकर जाएंगे, जो अभी ऑलरेडी स्टक है अंडर 4 बिलियन डॉलर्स? जी, आपने बात ये दुरुस्त की है कि कंपटीशन अब अगले 10 सालों में पिछले 10 सालों से ज़्यादा होगा, खासतौर पे एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में। अगर आप कोई भी रीजनल कंट्रीज का विजन प्लान उठा के देख ले, आप सऊदी अरेबिया का देख ले, UAE का देख ले, ओमान का देख ले, ये सारे मुल्क भी अपनी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि US भी अब ये पॉलिसी चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने भी इंपोर्ट्स अपनी कम करनी है और एक्सपोर्ट्स पे जाना है। तो ऐसे हालात में जबकि दुनिया के सारे कंट्रीज अब एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कदरे मुश्किल अगले 10 साल होंगे अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए। मगर हमें उन सेक्टर्स में फोकस करना पड़ेगा जिसमें हमारा पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है। टेक्नोलॉजी में अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया के एक तो मुकाबला भी कर सकती है, दूसरा इंडिया से सस्ती है। और तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि कम से कम इस सेक्टर में हमारी ग्रोथ होगी। दूसरा, डिफेंस टेक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी, JF थंडर हम बनाते हैं, हम एम्यूनेशन बनाते हैं, हम ड्रोन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 सालों में, क्योंकि यूरोप में एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग पुश आ रहा है टुवर्ड्स बाइंग न्यू डिफेंस इक्विपमेंट, उससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो ये एक और सेक्टर है जो ग्रो हो सकता है। 2 और सेक्टर जिसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल है, एक माइनिंग का आपने जिक्र किया कि ज़रूर पिछले साल में पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कोयले की माइनिंग में डिक्लाइन हुआ है। मगर फ्यूचर में कॉपर माइनिंग जो हमारा रिकोडेक का पोटेंशियल है, दैट्स quite attractive and a big potential for Pakistan. And lastly, agriculture, corporate farming की तरफ जाकर हमें अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और वीट और शुगर से हटकर, कॉटन से हटकर हमें और क्रॉप्स को भी ग्रो करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो मेरी उम्मीद है कि अगर जो प्लान्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाते हैं, तो आवर इकोनॉमी विल गो बैक टू दैट 4 to 5% GDP ग्रोथ रेट, बट इन अ सस्टेन्ड मैनर। सही। तो अली फ़हीद साहब, ये जो वीट, शुगर या कॉटन से जब हम हटने की बात करते हैं, तो ये हमें तवज्जो तो नहीं हटानी ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन में मुस्तकिल कमी आ रही है। इसके पैरेलल हमें दूसरी क्रॉप्स को एक्सप्लोर करना है और उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। लेकिन हम देखते हैं जो पहले हमारी 5 बड़ी फसलें वो करती थी, उनमें ऑलरेडी प्रोडक्शन का एक ह्यूज गैप अब आ चुका है, और अब हम एक्सपोर्ट करने के बजाय इम्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ता है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होती हैं। तो हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा, जिसको हम मुस्तकिल बुनियाद पर कम होता हुआ देख रहे हैं।
जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्लान्स, जितने भी प्लान्स हैं, वो एग्रीकल्चर के हो, वो माइनिंग के हो, वो आईटी के हो, अगर वो मिसमैनेज होते हैं या उसमें गलतियां हम करते हैं एग्जीक्यूशन में, तो जाहिर बात है इकॉनमी को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ऐसा नुकसान होगा जिसका हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर की आपने मिसाल सही बोली। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमारी प्राइसिंग जो हम सेट करते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्राइसिंग, उसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई, और ये जो प्राइसिंग साइकिल्स होते हैं फिर वो अगले साल जाकर क्रॉप की आउटपुट पे भी इफेक्ट करते हैं। तो ज़रूरी है कि गलती की गुंजाइश ना हो, और जहां हम नए सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं उसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, जो एग्जिस्टिंग हमारे स्ट्रेंथ है, उस पर भी हम कोई गलत एग्जीक्यूशन ना करें। सही। और ये अभी जो हमारी जो चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं, हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका, आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी जिक्र किया, तो हमारे लोकल इन्वेस्टर का एतमाद इस वक्त या इंटरेस्ट इस कॉर्पोरेट फार्मिंग में आपको इस वक्त नज़र आ रहा है? चूँकि लोकल इन्वेस्टर पूरा एतमाद होकर नज़र आएगा और वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, तो हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स या FDI या ज़्यादा बड़ी तादाद में दुनिया की दूसरे ममालिक की कंपनीज़ को और बड़े बड़े ग्रुप्स को फिर हम मुतवज्जे कर सकेंगे। हमारा फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त मुतमईन है इन तमाम हालात से जो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इस वक्त? जी, लोकल इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त उनका सेंटिमेंट बड़ा अच्छा है और उनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें कॉर्पोरेट फार्मिंग की आपने एग्जांपल दी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे उस एरिया के अंदर जा रहे हैं। कुछ बैंक्स, अब आपने सुना होगा, बैंक्स भी काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्लेंडिंग कर रहे हैं। IFC के साथ रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तानी बैंक्स ने। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने एग्रीकल्चर फोकस्ड PE फंड, प्राइवेट एक्विटी फंड्स भी लॉन्च किए हैं। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर हटे माइनिंग के सेक्टर पे देखें, तो मेरे ख्याल में अगले महीने गवर्नमेंट एक माइनिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे मेजर ग्रुप्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कम से कम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की तरफ पाकिस्तान में डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस इस वक्त काफ़ी हाई है। और जब मैं इंटरैक्ट करता हूँ हमारे क्लाइंट्स जो पाकिस्तान के मेन बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी ईगर है। अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग। सही। तो ये जो अगले 10 साल में हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये 1 ट्रिलियन ना सही तो 375 से कम हम डबल करने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। कुछ 700 बिलियन के अराउंड हम पहुंच सकते हैं, इसका मतलब? जी बिल्कुल सही। आप चार चीजें होती हैं। एक होता है कि आप अपना प्रॉब्लम जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लो। पाकिस्तान में अच्छी चीज हुई कि हमने आइडेंटिफाई किया कि इकोनॉमी हमारा प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ उसके बाद आप उसकी नियत करो और एक प्लान बनाओ कि आप फोकस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हुकूमत वो भी काम कर रही है। अब अगला जो चीज़ है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सही रहे, उसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना आए, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप आकर आपको, प्रेशर ग्रुप आके आपका प्रोसेस रोक ना दे। अभी तक अगर आप IMF की स्टेटमेंट भी देखें तो IMF ने रिकग्नाइज किया और एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म अच्छे तरीके से जा रहे हैं। तो अभी तक तो चीज़ें सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मगर ज़रूरी है कि हम ये जो प्रेशर ग्रुप आके रोक देते हैं और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आके जो चीज़ों को रिफॉर्म होने से रोक देते हैं, उस पर हम काबू पा सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, के सेक्टर में अब किसानों को ट्रेन करने का फ़ैसला किया गया है, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को मज़ीद एफिशिएंट करने में कितनी मदद मिल सकेगी, एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की तरबियत से काश्तकारों को आलमी हिद्दत के असरात से बचाने की कोशिशें इस वक्त भरपूर तरीके से जारी हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़राअत पर संगीन असरात भी मुरतब हो रहे हैं, और इसका ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबे सिंध की ज़रई अराजी पर बहुत ही शदीद असर पड़ रहा है। सिंध के किसानों की फसलों की पैदावार में कमी हो रही है, और बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को मद्देनजर रखते हुए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक कोशिश की है, जिसका मकसद 90,000 किसानों को क्लाइमेट रेजिलिएंट और स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरबियत देना है। ये तरबियत सिंध के 3 अजला में दी जा रही है, और इसका मकसद यह है कि आलमी हिद्दत के असरात को कम किया जा सके और ज़राअत की लचक को मुस्तहकम किया जा सके। इस तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ सिंध के 3 अहम अजला यानी उमरकोट, बदीन और सांगड़ में किया गया है, जिसका मकसद किसानों को जदीद ज़रई तरीकों से आगाह करना है और मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए उनकी मदद करना है। इस प्रोग्राम की निगरानी आलमी इदारे खुराक व ज़राअत कर रहा है, और इसमें सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दीगर ज़रई इदारों का ताउन भी शामिल है।
अब इस मंसूबे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंध के किसान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। FAO के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अशफाक अहमद ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि मौसमियाती तब्दीली आलमी ज़राअत के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है और सिंध के किसान भी ज़ाहिर है इसके असरात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। इदारे के मुताबिक इस तरबियत का पहला मरहला सिंध के 3 अजला में मुकम्मल हो रहा है और इस तरबियत में किसानों को जदीद काश्तकारी के बारे में आगाही फराहम की जा रही है, जिसमें ज़रई ज़मीन की तैयारी, फिर जो बीज का मयार होता है उसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, पानी की बचत के लिए जदीद आबपाशी के तरीके और फिर कुदरती खाद का इस्तेमाल, फसलों की घूम फिर के काश्त और जंगलात की बहाली के मंसूबे भी शामिल हैं। अब तक 10,000 किसानों को सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ज़रई तहकीक सिंध और जो ज़रई तौसी के महकमे हैं उनके ज़रिए जदीद काश्तकारी के तरीक़ों पर तरबियत दी जा चुकी है। अब ये 90,000 किसान जब ये तरबियत हासिल कर लेंगे तो उसका हमारी और ख़ासतौर पर सिंध की ज़राअत पर क्या असर होगा और किस तरह से बेहतरी आ सकती है और ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं इनसे निपटने में कितनी मदद मिल सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। महमूद नवाज सिंध आबादगार बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो जदीद तरीके इस वक्त सिखाए जा रहे हैं हमारे किसानों को और क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने की जो तैयारी दी जा रही है, जो इस वक्त उनकी तरबियत की जा रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है इन हालात में और ये बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी या अभी भी ये दुरुस्त वक्त है इसके शुरू करने का? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि ये तो खुशाइन बात है कि FAO और दूसरे इंस्टीट्यूशंस मिलके कुछ क्लाइमेट रेजिलियंस की बातें कर रहे हैं और ये भी आपने अपने इंट्रो में बात दुरुस्त कही। पाकिस्तान तो अब एक्सपीरियंस कर रहा है क्लाइमेट चेंज के असरात। आपके ज़राअत के फिगर्स इस साल आ जाएंगे तो उससे पता लग जाएगा। देखिए, फार्मर्स तो इसको झेल रहे हैं पिछले 10 सालों से। अच्छा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी क्रॉप के अंदर उनका वो बता देता हूँ कि फार्मर्स ने ख़ुद कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया। देखिए, कॉटन आपकी जब कम हुई तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगस्त और सितंबर में जो बारिशें पड़ती हैं वो कॉटन को ख़त्म कर देती हैं। तो उन्होंने 2023 के अंदर फरवरी और मार्च के अंदर ख़ुद समझ के कॉटन लगाई और आपके जो नंबर्स आए फिर आपने देखे 2023 के अंदर कि वो 35 to 40% जंप हो गया सिंध की कॉटन। ना सिर्फ ये कि पंजाब जो कॉटन प्रोडक्शन में आगे था वो हिस्ट्री में पहली दफ़ा सिंध इसमें आगे चला गया। तो फार्मर्स तो अपने तौर तरीके से इसको कर रहा है और वो कोशिश करता जितना उसकी दानिश में समझ में बात आती है ख़ुद करता है। अब ये मेजर दे आया, दुरुस्त आया, अच्छी बात है, लेकिन एज फार्मर्स हम कंसर्न थोड़ा इस मामले में हैं कि मसला होता है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ ये काम करते हैं उनकी डिलीवरी बहुत कमज़ोर है, तो उनके असरात और जो आते हैं वो बड़े कम आते हैं। हम तो इन इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं कि जो रियल आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, आप उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत पीछे हैं, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट और जो चेंजेस हैं दुनिया में उस तरफ उनकी निगाहें, सोच और समझ और सोच विचार बहुत कम है, गुफ्तगू में भी कम नज़र आती है। तो इसलिए आपको उसके असरात कम है। हमें सिर्फ इस चीज़ का खदशा है, वरना ये कि एक अच्छी चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि ये तो भी प्रोग्राम शुरू होना है तो शायद कि इसके कोई अच्छे असरात आ जाएँ, बट इट इज़ मोर दैन ट्रेनिंग एक्चुअली। इट इज़ कि आप बीज किस तरह के ला रहे हैं, आप क्लाइमेट रेजिलियंस में क्या इक़दाम उठा सकते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट हैं। सही। तो महमूद साहब, ये ज़रई ज़मीन की तैयारी इस वक्त एक हमारा किसान कैसे ये तैयारी करता है और जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं तो वहाँ पर इसमें क्या फ़र्क है? फिर जो बीज के मेयार में इस वक्त बेहतरी की हम बात करता हूँ, पिछले 20, 25 या 30 सालों में हमारे इस सेक्टर में या बीज के मामले में तो हम कोई तरक्की कर ही नहीं सके हैं, कोई प्रोग्रेस हमारी सामने आई नहीं है। इसमें कितनी तेज़ी की इस वक्त ज़रूरत है? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। बीज जो बेसिक चीज़ है, हर चीज़ का यील्ड हो जाए, क्वालिटी हो जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट उसका रिस्पांस हो जाए, तो बीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब ये चैलेंजेस नहीं थे तो भी हमारे पास बीज की सप्लाई से आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि सरकार के अपने फैक्ट्स हैं कि 40 से 45% से ज़्यादा हम सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस नहीं करके दे सक रहे। इस वक्त जो आपके 5 मेजर क्रॉप्स में जो सीड लगता है वो अलावा गंदम के ज़्यादातर आपका बाहर का आया हुआ इम्पोर्टेड सीड है। सीड की डेवलपमेंट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, इट्स अ लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। हमारे पास बहुत बड़े बड़े इदारे सीड के बने हुए। सिंध के पास अपना जो सीड कॉरपोरेशन कहलाती है सिंध की, उसके पास 6000 एकड़ है।
और अगर आप ग्रोवर से पूछेंगे तो उनको इसका पता ही नहीं होगा कि सीड कॉरपोरेशन कोई बीज लेके आई, कोई बीज प्रोवाइड करती है, तो वो बिल्कुल चीज़ें मौजूद नहीं है। ज़मीन की तैयारी, रेजिलियंस पैदा करना, यानी हमारे जो काश्तकार हैं इस मुल्क में, जो हमारे काश्तकारी की स्ट्रेंथ जो बाहर से ज़्यादा ये है कि हमारे पास डाइवर्सिफाइड क्रॉप है, बाहर यूनिक क्रॉप है। आजकल जो क्लाइमेट रिस्पांस में वन ऑफ द थिंग्स वो कहते हैं कि आपके पास क्रॉप्स की डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें माहौल के हिसाब से फल फूल सकें, उसके साथ जो बर्ड्स हैं, जो कीड़े हैं, जो आपके इन्वायरमेंट के दरख्त हैं वो मौजूद रहें। आप दुनिया की बैनुल अक़वामी जाके ज़राअत देखें, वो तो हज़ारों एकड़ पे हर चीज़ उड़ा देते हैं, जो कि हमें ज़राअत बड़ी अच्छी लगती है, और वो उन्होंने उससे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केमिकल्स इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन भी ज़्यादा ली है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है अपनी एग्रीकल्चर की, उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे पास चैलेंज ये है कि हाई टेम्परेचर्स की वजह से जो हमारी मिट्टी और सॉइल है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर्स है वो बड़े रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है हमारी ज़मीनों की बड़ी कमज़ोर हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरवेंशन कर रहे होंगे तो इस तरफ उनकी निगाह होगी, उन्होंने ये स्टडी में देखा होगा और वो प्रॉपर इंटरवेंशन ज़मीन की तैयारी की तरफ भी करेंगे। देखिए, आजकल तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन की तैयारी भी नुकसानदेह है। ना सिर्फ ये कि वो एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है, बल्कि ज़मीन की बजाते खुद फर्टिलिटी भी ख़राब करती है। सो इट्स नॉट मोर ऑफ दैट डूइंग इट, इट इज़ अप्रोप्रिएट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इट। और जो एक नेचुरल माहौल है उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो क्लाइमेट डिज़ास्टर्स हैं उनको आपकी ज़मीन में ताकत और जिद्दत होगी तो बेहतर आप प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी इस डायरेक्शन में भी कोई सोच होगी और इस प्रोजेक्ट के थ्रू इसमें भी कुछ ना कुछ इसकी इंटरवेंशंस की जाएंगी। और महमूद साहब, चूँकि अब ज़ाहिर है पानी की कमी भी एक बहुत ही संजीदा मसला हमारे मुल्क में बनता जा रहा है, ख़ासतौर पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो कम पानी में या पानी के एफिशिएंट यूज़ को करते हुए उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या प्रोडक्शन कैसे हासिल की जा सकती है? जदीद जो आबपाशी के तरीक़ेकार हैं वो किस तरह से और कौन कौन से वो सिखाए जाएंगे इसमें? अगेन ये भी बड़ा एक क्लाइमेट रिस्पॉन्स ही है कि आप पानी के कम इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार लें। हम पाकिस्तान में पानी की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वन ऑफ द लोएस्ट हैं, इंडिया से भी तकरीबन हम आधे हैं। तो इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन जो कि तरीक़ेकार वज़ू करे और ग्रोवर्स को डायरेक्शन दे तो ये बहुत अच्छी है। मैं आपको एक दो इंटरवेंशंस बता देता हूँ जो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरह से की पिछले 25 से 30 साल में। एक लेज़र लेवलर्स जब वो इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, और देखिए वो भी फार्मर्स को डायरेक्टली उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तो आज अगर आप छोटे किसी अजला में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे लेज़र लेवलर्स इस्तेमाल होते हैं। छोटे फार्मर से भी बात करेंगे तो उसको उसका पता भी होगा और वो उसको यूज़ भी करता होगा। फिर पक्के वाटर कोर्स किए जिसकी वजह से पानी में काफ़ी सेविंग आई ऑन फार्म। तो ये ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन सक्सेस स्टोरीज का अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो वो विल ड्रॉ बैक कि आपने डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया और ऑन द फील्ड और ऑन द फार्म आपने उनको जाके दिखाया। तो पानी का कम इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी के साथ इतना आसान नहीं है, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत है, यानी पैसों और इन्वेस्टमेंट की, और दूसरी तरफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और आफ्टर सेल्स की भी ज़रूरत है। एक दफ़ा लगा के और अगर ख़राब हो जाएगा देहात में तो वो फिर चीज़ें चल नहीं सकेंगी। इसलिए इनके लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर बहुत बहुत ज़रूरी है। और मुझे कुछ इस तरह का डर लगता है कि हमारे ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह की चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है अनटिल एंड अनलेस रियल स्टेक होल्डर्स इन अजला में काम नहीं करते अगर साथ तो। सही। और फिर महमूद साहब, जो हमारी मेजर कैश क्रॉप्स हैं या 4-5 जो हमारी बड़ी फसलें हैं, फिर इस तरह के प्रोग्राम से या इस तरह की ट्रेनिंग से उन पर कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? ज़ाहिर है वो हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा करती हैं, हम एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोचते हैं, गो कि अब हम कॉटन के बड़े इंपोर्टर बन गए, लेकिन ये कॉटन, वीट या राइस वगैरह की जो फसलें हैं इनको कितना फ़ायदा इससे पहुँच सकता है?
देखिए लास्ट ईयर तो हम माशाल्लाह कॉटन की 2 से ढाई अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट बची, क्योंकि हमारी लोकल कॉटन अच्छी हुई थी। इस साल आपकी बात दुरुस्त है कि हम कॉटन भी इंपोर्ट करेंगे, और चीनी के भी इतने हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और खुदा करे कि गंदम भी अच्छी हो जाए। तो आपने जो ये बात कही कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो इंटरवेंशंस हैं वो जाहिर सी बात है, इन तीनों चारों जो हमारे मेजर 5 क्रॉप्स हैं जो 70% है हमारी ज़राअत का इस वक्त, एक तो हमारे लिए एक कोई फूड सिक्योरिटी के हिसाब से भी और अदरवाइज़ भी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर देखिए, जिस तरह से आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसमें सॉयल आपकी सेम होती है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेम होती है, माहौल सेम होता है। इन 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी जो अपनी लोकल इंडिजिनस स्ट्रेंथ्स हैं इनको अगर आगे लेके चलेंगे तो हमें इन प्रोजेक्ट से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और हमें उम्मीद करनी चाहिए। मैं तो जी, मुझसे पूछेंगे तो मैं बताते खुद कहता हूँ कि ट्रेनिंग के पीछे बहुत पैसे आते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं आए, लेकिन आपको उनके असरात कोई नज़र नहीं आएंगे, अलावा इसके कि ग्रोवर अगर खुद जाके कर ले तो बहुत ज़्यादा। जब ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी चीज़ की रेसिपी प्रोवाइड करनी है आपको फार्मर को। फार्मर तो क्लाइमेट चेंज को डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहा है। एक अनपढ़ फार्मर से भी बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि देखें आज क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त हवाएं कम ज़्यादा चल रही हैं तो आपकी क्रॉप अच्छी नहीं हो रही, ग्रो नहीं कर रही। वो इस तरह की अपने अंदाज में आपको एक्सप्लेन कर देगा। हो सकता है अंग्रेज़ी और कोई बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में आपको ना बता सके, लेकिन वो अवेयर ज़रूर है इन चीज़ों का। बात यह है कि आप उनको कुछ सॉल्यूशंस किस तरह के प्रोवाइड कर रहे हैं। हम हमारे माहौल के हिसाब से जिस तरह के बीज होने चाहिए, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रोडक्शन इज़ नॉट द आंसर फॉर द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो हमें अपने हिसाब से बात करके ये जो बाहर के इदारे हैं ये काम करना चाह रहे हैं हमारे मुल्क में, प्रोवाइडेड कि हम खुद पाकिस्तान में उनको इस तरह की डायरेक्शंस दें ताकि वो हमारी प्रॉपरली मदद कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद नवाज शाह साहब के आबादगार बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर में इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। 2024 के जो फिगर सामने आए हैं वो बहुत ही हैरानकुन हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त 4448 गीगावाट तक मजमूई सलाहियत इस रीन्यूएबल एनर्जी की पहुंच चुकी है और उसमें सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी 1800 गीगावाट से ज़ायद इस वक्त दुनिया में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है। पिछले 1-2 सालों में हमने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रुझान इस एनर्जी का देखा है, और लोग ज़ाहिर महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन हुकूमत अब नेट मीटरिंग की पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसका पूरा फ़ायदा जो सोलर इंस्टॉलेशन करवाने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको नहीं होगा। और ज़ाहिर है जब उसमें उनकी पैदा करदा बिजली और वो जो नेशनल ग्रिड को बिजली प्रोवाइड करते हैं उसकी कीमत में एक बड़ी कमी आएगी, तो फिर वो उससे निकलने का या ऑफ लोड होने का सोचेंगे, जो कि कोई हौसला अफजा बात नहीं होगी, और इससे नेशनल ग्रिड और उनके सार्फिन पर मजीद बोझ पड़ सकता है। अब एक तरफ ये बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत रिलीफ देने की कोशिशें कर रही है, और इस सिलसिले में IMF को भी ज़ाहिर मनाया गया है, लेकिन बहुत ही माइनर रिलीफ IMF की मंजूरी से अब ये मिल सकेगा, जो कि ₹1 फी यूनिट होगा। यानी अगर कोई 500 रुपये 500 यूनिट अगर किसी घर में बिजली का इस्तेमाल होता है तो उसको सिर्फ 500 रुपये का रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन इससे अलहदा जब पेट्रोलियम प्राइसेस पर रिलीफ हुकूमत ने नहीं दिया था तो वो रोका गया था, और कमिटमेंट की गई थी कि वो रिलीफ बिजली के रिलीफ की सूरत में मिलेगा। तो अब वो ऐलान कब होना है और कितना बड़ा होना है, और क्या 8 से 10 रुपये फी यूनिट पर यह रिलीफ दिया जा सकता है और कितने अरसे तक दिया जा सकता है, इस ऐलान का हुकूमत की जानिब से अभी हम समेत सभी इंतज़ार कर रहे हैं। वो ऐलान कब होगा, कितना काबिल अमल होगा और कितना देर पा होगा, ये भी हमें देखना होगा। और हुकूमत के पास इस वक्त फिस्कल स्पेस कितना मौजूद है कि जिसके ज़रिए इस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर जारी रखा जा सके। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब IMF की तरफ से जो मंजूरी मिली है, इससे जो रिलीफ मिल सकता है वो ₹1 फी यूनिट का फिगर सामने आता है। और हुकूमत ने इस वक्त जो पब्लिक से कमिटमेंट की थी, पेट्रोलियम प्राइस का रिलीफ उन्होंने रोका था कि बिजली की कीमत को कम करेंगे, तो वो 8 से 10 रुपए का रिलीफ एक्सपेक्टेड था। अब ये दोनों रिलीफ मिलाकर दिए जा सकते हैं या क्या सूरत हाल बनेगी, कितना फिस्कल स्पेस है हुकूमत के पास इस वक्त, ज़रा आप इस पर रोशनी डालिएगा। जी देखें, फिस्कल स्पेस तो हुकूमत के पास कम है, खासकर जब आप IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं तो आपको जो है वो सब्सिडीज, टैक्स एग्जाम्पशंस और इस तरह की जो दीगर इंसेंटिव स्कीम्स हैं उससे आपको जो है वो थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। आप
आप पे कंपल्शन होती है कि आप इस तरह की स्कीम्स में नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि आपकी जो एनर्जी साइड है, आपका जो पावर सेक्टर है, वो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ और आपकी इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी तरीके से ये विशियस साइकिल को खत्म करना है कि आपकी हायर प्राइसेस हैं, उस हायर प्राइसेस की वजह से आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती, इंडस्ट्री ग्रो करने की वजह से आपके पास फिस्कल कुशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हुकूमत उस सेंस में सोच रही है कि किसी तरीके से आप जो है वो पावर टैरिफ को नीचे लाएं, ताकि आप जो है वो ग्रिड की डिमांड बढ़ा सके, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा सके, इंडस्ट्री चल सके। और शायद आईएमएफ को भी इस चीज का इदराक है, लेकिन जितने भी मेजर्स कर लिए जाएं वो शायद जो है वो कम होंगे, क्योंकि आपके इतने ज्यादा क्रॉनिक मसाइल्स हैं, इतने ज्यादा स्ट्रक्चरल मसाइल्स हैं, आपकी जनरेशन साइड से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज को देखें, तो शायद इस तरह के एडहॉक मेजर्स एक सेक्टर का सरप्लस दूसरे सेक्टर के डेफिसिट को पूरा करने के लिए यूज करना शायद ये काम नहीं करेगा। हमें एक इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म अप्रोच की तरफ जाना होगा। तो शायद उसके लिए एक चीज शायद की जा सकती है, वो ये कि आप जो है वो सब्सिडीज को जो है वो रीओरिएंट करें, टैरिफ को रैशनलाइज करें, जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है उसको ठीक करें, तो उससे शायद किया जा सकता है। लेकिन इतने सारे मेजर्स को मिला के भी जो इसका इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर्स पे वो बड़ा थोड़ा आएगा। इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की जरूरत है। तो खालिद साहब, ये जो ग्रिड पर से इस वक्त जो लोड है वो ऑफलोड होता जा रहा है और लोग सोलर पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो ये जब लोड कम होता जाएगा, जब कंज्यूमर्स की तादाद कम रह जाएगी, तो वो पूरा का पूरा लोड और पूरा का पूरा टैरिफ उन पर शिफ्ट हो जाएगा। उनके लिए तो फिर ये कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इसका फौरी तौर पर कोई हल नहीं निकाला गया तो। ये एक ना वो जिसको कहते हैं ना डेथ स्पाइरल है ये ना पाकिस्तान के लिए, कि लोग ग्रिड इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपका ग्रिड जो है वो बड़ा महंगा है, और ग्रिड इसलिए महंगा हो रहा है कि लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत को थोड़ा सा इस तरह से सोचना है। आपका जो टैरिफ स्ट्रक्चर है ना, वो 1990s में बना था। उस टाइम पे आपके पास बिजली की किल्लत थी और आप जो है वो डिसइंसेंटिवाइज करते थे कि लोग ज्यादा कंज्यूम करें। आपने टैरिफ जो है वो इंक्रीजिंग ब्लॉक पे बनाया हुआ था। तो उस टाइम के टैरिफ को अब चेंज करने की जरूरत है। अब हुकूमत को इस नहज पे सोचना है कि वो लोग जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनके लिए बिजली का टैरिफ जो है वो कम होता जाए, ताकि आप ग्रिड की डिमांड बढ़ा सके और आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है या सोलर नेट मीटरिंग है, इसके साथ ग्रिड कम्पीट कर सके। तो उसके लिए शायद एक अप्रोच ये हो सकती है कि आपके जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जो कि आपके टोटल कंज्यूमर्स का कोई अराउंड 50% बनते हैं, उनको आप जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज दें, ना कि आप उनको ब्लैंकेट सब्सिडीज दें। बेशक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दें, लेकिन टैरिफ को रैशनलाइज करें। प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड वाला जो सिस्टम है, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है। देखिए, आप जो है ना वो जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनसे उनको आप बिजली देते हैं 10 रुपए पे, और आप जो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं उनको आप बिजली देते हैं कोई अराउंड 50 रुपी पर यूनिट पे। तो इस चीज को क्रॉस सब्सिडाइजेशन को समझ के थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। तो खालिद साहब, ये टैरिफ में कमी कोई फौरी तौर पर बहुत तो नज़र आएगी नहीं, बहुत जल्दी तो ये हो नहीं जाएगी, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ लोग रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, ख़ासतौर पर सोलर पर। तो अब अगर ये तेज़ी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो ग्रिड से तो हमारी बहुत तेज़ी के साथ ये कंज्यूमर्स की बड़ी तादाद निकलती जाएगी, क्योंकि जब से नेट मीटरिंग वाला इशू स्टार्ट हुआ है उसके बाद से तो हर नया कंज्यूमर ये सोचेगा कि वो अनरजिस्टर्ड ही रहे, और वो चाहे अपने डे लाइट में बिल को कम कर ले, रात में वो थोड़ी बहुत बिजली इस्तेमाल भी कर ले, तो वो ग्रिड पर से उसका दोपहर वाला लोड तो ख़त्म ही हो जाएगा। इसका कोई वायबल सोल्यूशन क्या आपकी नज़र आ रहा है जो कि फौरी तौर पर काबिल अमल हो? देखिए, फौरी तौर पे सोल्यूशन पावर सेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करता इस टाइम पे पाकिस्तान में। अगर आप किसी भी फौरी तौर पे सोल्यूशन को टारगेट करेगी गवर्नमेंट, या शॉर्ट टर्म रिलीफ देने की कोशिश करेगी, लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान ही होगा। जैसे हमने प्रीवियस अपनी जितनी भी पॉलिसीज के तहत देखा है कि आप एक क्राइसिस को सॉल्व करते हैं, वो उसका सोल्यूशन जो है क्राइसिस का, वो एक अगले नए क्राइसिस को जो है वो जन्म देता है। लास्ट टाइम 2007-8 में जब लोड शेडिंग क्राइसिस था, हमने IPPs लगाए एज अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन आज जो है वो अफोर्डेबिलिटी की सूरत में जो है वो हमारे सामने आ गया। तो हुकूमत को करना ये है कि किसी तरीके से आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें, नेट मीटरिंग को इंसेंटिवाइज करें, और वो जो डिमांड कम हो रही है उसको इंडस्ट्रियल डिमांड के थ्रू फिल करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो एक प्रोडक्टिव ग्रोथ है इकोनॉमी की वो बढ़े। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रिड पे आती जाएगी, आप उसको इंसेंटिवाइज करते जाएंगे। आपका ये जो एनर्जी और इकोनॉमी का एक विशियस साइकिल चल रहा था, जिसमें आपके एक्सचेंज रेट खराब होता था, इंटरेस्ट रेट बढ़ता था, इन्फ्लेशन बढ़ता था, तो आपका टैरिफ बढ़ जाता था, वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत को नेट मीटरिंग को एज अ टूल यूज करना चाहिए अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को ठीक करने के लिए। अभी भी पाकिस्तान में जो रेजिडेंशियल कंजम्पशन है वो 50% है टोटल कंजम्पशन का, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कोई अराउंड 18 to 20% है। तो शायद नेट मीटरिंग को
इसके थ्रू जो है वो यूज किया जा सकता था। दूसरी चीज आपने बड़ा अच्छा कहा कि जैसे जैसे नेट मीटरिंग के बायबैक रेट्स कम होते जाएंगे, लोग कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, और जब कंप्लीटली ऑफ ग्रिड होंगे तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हुकूमत अचीव करना चाह रही थी बायबैक रेट्स को कम करके कि लोग ग्रिड पे आए और ग्रिड की डिमांड बढ़े, वो तो बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये, इसका नुकसान साथ में ये होगा कि अभी तो हुकूमत को कुछ ना कुछ अंदाजा है कि इतने नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स हैं, इतनी वो एक्सपोर्ट करेंगे, इतनी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जब कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाएंगे तो फिर हुकूमत के पास ये अंदाजा लगाना कि कितनी सोलर इंस्टॉलेशन हुई है, कितनी डिमांड सोलर से आ रही है, वो एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब, अभी ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर इसको बढ़ाना, इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए उनकी जो बेसिक डिमांड है 9 सेंट्स की, वो पहले पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर वहाँ तक नहीं आ सकेंगे तो उधर भी डिमांड बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये 9 सेंट्स की बिजली उनको प्रोवाइड करना, इसका भी फिस्कल स्पेस इस वक्त नज़र आ रहा है, चूँकि बहुत अरसे से ये कमिटमेंट हुकूमत उनके साथ करती चली आ रही है। देखिए, इस 9 सेंट की बिजली जो है ना प्रोवाइड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत को थोड़ा सा पॉलिटिकल विल दिखाना होगा, उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कि आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन की फॉर्म में देते हैं। अगर आप उस क्रॉस सब्सिडाइजेशन को खत्म कर दें, अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आप एक यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ की फॉर्म में सब्सिडी देते हैं, उसको खत्म कर दें और वो सब्सिडी आप यूज करें टैरिफ को रैशनलाइज करने में, जो एवरेज टैरिफ सभी लोगों से चार्ज किया जाए, तो 9 सेंट को लेके आना कोई मुश्किल काम नहीं है। और शायद ये कड़वा घूंट अगर आप कुछ 1-2 साल पीते हैं तो 3-4-5 साल तक आप जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी और आप अगेन से दोबारा अपना जो है वो फिस्कल स्पेस मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक इकोनॉमी और एनर्जी का नेक्सस है जिसको समझ के आगे चलना होगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर में नहीं है। जब तक आप पावर सेक्टर को दीगर शोबाजात के साथ लिंक नहीं करते, खासकर अपनी प्रोडक्टिव इकोनॉमी के साथ लिंक नहीं करते, तब तक ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, यानी जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं नेशनल ग्रिड के, उनको अभी थोड़ा मज़ीद टाइम सब्र के साथ गुजारना पड़ेगा, चूँकि उनके टैरिफ में भी कोई बड़ा कट डाउन ज़ाहिर है इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है। कोई बड़ी खुशी की खबर उन्हें भी बिजली टैरिफ में कमी की सूरत में अभी फ़िलहाल देने की पोजीशन में हुकूमत आपको नज़र नहीं आ रही है। ये हुकूमत का काम है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जो है वो भी कुछ करे। आप थोड़ा सा लोगों को ये समझा के चलें कि अगर हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो कभी भी लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा। और लॉन्ग टर्म रिलीफ इसमें है कि पाकिस्तान किसी तरीके से अपना कैपेसिटी ट्रैप का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करे, यूटिलाइजेशन रेट्स को बढ़ाया जाए, आपके जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं या अंडर यूटिलाइज्ड पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आया जाए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। सेक्टर कपलिंग के साथ चला जाए, ईवीज को लाया जाए, शायद किसी एक टाइम पे जाके आप रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई करके अपने ग्रिड की डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के मेजर्स लेने से लॉन्ग टर्म रिलीफ आ सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रिलीफ पे जाएंगे कि पेट्रोलियम लेवी लगा के आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम करने पे जाएंगे, तो एक शायद लॉन्ग टर्म या एक मजबूत जो है वो एक जो है सोल्यूशन नहीं होगा इस पावर से। सही। तो डॉक्टर खालिद साहब, ये जो इस वक्त ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस हैं सालाना बुनियादों पर, या रिकवरी जो लिमिटेड होती है सालाना बुनियाद पर, क्या इस सिलसिले में भी जो काम किया जाएगा वो भी लॉन्ग टर्म ही होगा और शॉर्ट टर्म तरीके से इसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता? यानी ये नुकसानात ही रोके जा सकें, चोरी रोकी जा सके, रिकवरीज को बढ़ाया जा सके, तो इससे भी कोई खास फर्क पड़ सकता है? देखिए, रिकवरी रोकने से फर्क पड़ता है, वो इस तरह से पड़ता है कि आपने एक नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ बनाया हुआ है, मींस कि आपको सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक रेट देना है। अगर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो एक बड़े ऐसा तरीके से चल रही है, वो रिकवरी रेट अपना 100% रखती है, लेकिन अगर टेस्को और पेस्को का रेट जो है वो 30% पे आ जाता है, तो जो इस्लामाबाद के कंज्यूमर्स हैं वो, या जो अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कंपनीज हैं, उनके कंज्यूमर्स जो है वो उनको क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। तो हुकूमत को शायद थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ आना होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसके जो एम्प्लॉइज, जो उसके मैनेजर्स हैं, उनके जो आप उनको कह लें कि जो उनके इंसेंटिव्स हैं उसको परफॉर्मेंस बेस के साथ जो है वो लिंक करना होगा, तब जाके हम इस चीज को लेके आ सकेंगे। लेकिन अगेन वही चीज कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइवेटाइज करनी है, उनमें कंपटीशन लेके आना है, कॉर्पोरेटाइज करना है, और ये सब कुछ तब तक मुमकिन नहीं होगा जब एक आप जामे टैरिफ रिफॉर्म्स नहीं करते। जब तक आप टैरिफ को ठीक नहीं करेंगे, एक कॉस्ट रिकवरी बेस्ड मॉडल पे टैरिफ नहीं आएगा, तब तक जो है आप पावर सेक्टर को ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद वली साहब पर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।